तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 11.1। ओके, तो होप आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 11.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। अब रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास ही में एक कार पार्किंग है, वहां पे कार पार्किंग का चार्जेस लेते हैं, राइट। तो 4 घंटे कार पार्क करने का कितना रुपया है, 60 रुपीज। 8 आवर्स का 100 रुपीज, 12 आवर्स का 140, 24 आवर्स का 180। ओके, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो कार के जो पार्किंग चार्जेस हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या, ये हमें बताना है, ठीक है, टू द पार्किंग टाइम। अब देखो, अब हमको पता है अगर कोई भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब उसके जो रहेंगे ऐसा, ये हमें फॉर्मूला पता है कि इनका आंसर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो सब आंसर हमारा क्या रहेगा, तो ये सब आंसर हमारा सेम रहेगा। अगर ये आंसर हमारा सेम है तो इसका मतलब ये जो हमें पार्किंग चार्जेस है और वो किस में रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा उसके पार्किंग टाइम में। समझ में आया। तो हमको सिंपल क्या करना है, इनको इससे डिवाइड करना है और देखना है कि इन सबका आंसर सेम है या नहीं। अगर सेम रहेगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अगर ये सेम नहीं रहेगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सॉल्यूशन में कैसे करोगे, तो हम क्या चेक करेंगे, चार्जेस पर आर की 1 घंटे का चार्जेस कितना है, और 1 घंटे का, सबका 1 घंटे का चार्जेस अगर सेम है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर 1 घंटे का चार्जेस सेम नहीं है तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चार्जेस पर आर, ठीक है, कि हम 1 घंटे का चार्जेस फाइंड करेंगे पहले, वही तो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चार्जेस पर आर। तो इसको हम ले लेते हैं C1, इसको हम C2 ले लेंगे, इसको हम C3 ले लेंगे, इसको हम C4 ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में करना नहीं, मैं सिर्फ आपको करके बता रही हूँ। ओके, तो C1 में जो 4 है, ठीक है, 4 को हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम किसको डिवाइड करेंगे, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 4 से। ओके, तो 60 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर आप 4 को 60 से डिवाइड करोगे तो 15 रुपीज आएगा। कितना आएगा, ₹15। देखो इसमें हमको ऐसा नहीं रहता है कि हमको कंपलसरी इसको इससे डिवाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़ा नंबर रहेगा अगर आप देखोगे तो ये सब क्या है, इस सबसे बड़ा है, राइट। यानी कि जो प्राइस है वो आर से, जो टाइम है उससे बड़ा है। सिंपल आप आर को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे टाइम से। ओके, तो 15 आ गया। वहीं पे आप C2 का निकालोगे, C2 हमारा कितना है, तो 100 है, राइट। तो 100 लिख दोगे, C2 में 100 डिवाइड बाई 8 कर दोगे, डिवाइड बाई 8। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 25 जा, 4 2 जा, फिर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹12.5 आ जाएगा। ओके, आप रफ वर्क में कर लेना। नेक्स्ट C3 देखो, C3 में क्या करोगे, 140 को डिवाइड करोगे 12 से, राइट। तो 140 डिवाइड बाई 12, तो हम नेक्स्ट 12 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे 140 है, 12 है, 12 1 जा 12, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा 0, 12 1 जा 12, कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, फिर 12 6 जा 72 आएगा, राइट, फिर 8 बचेगा, पॉइंट 0। तो ये सब जाते रहेगा, तो हम एक यहाँ पे कैरी कर लेंगे, तो 11.67 लिख लेते, चलो मतलब हम इसका ये एक यहाँ पे कैरी कर देते हैं, ठीक है। तो 11.67 लिख दो रुपीज, तो रुपीज में 11.67, या फिर 11.7 लिखोगे तो भी चलेगा, 11.66 लिखोगे तो भी चलेगा, 11.67 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट C4 में देखो, C4 में हम क्या करेंगे, तो 180 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो 180 डिवाइड बाई 24। तो चलो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम पहले 6 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 6 3 जा 18 होगा, यानी 30, और 6 4 जा 24। तो अब 30 को 4 से डिवाइड कर लो, 30 है 4, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 0.045 जा 20, यानी कितना आ गया, तो 7.5 ₹7.5। तो अब अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे क्या सबका हमारा 1 घंटे का चार्जेस सेम आ रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, therefore C1 not equals to C2 not equals to C3 not equals to C4। तो यानी कि thus यहाँ से आप लिखोगे the parking charges are in not direct proportion, are not in। यहाँ से आपको पूरा देख के यहाँ तक लिखना है, बस खाली यहाँ पे क्या लगा देना है, नॉट, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर ये सब हमारा आंसर इक्वल आता तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता, लेकिन यहाँ पे क्या ये सेम आंसर है? नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, थर्स आपको यही देख के लिखना है, थर्स द पार्किंग charges are not in direct proportion to the parking time, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। सम्स आपको बस यहाँ से देख के यहाँ तक लिखना है। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, तो हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। अब देखो, अब जब हम दीवार पे, जब हम वॉल पे जो हम पेंट करते हैं, तो पेंट करने के लिए हमारे पास है ना एक कलर, बहुत सारे कलर रहते हैं, तो वो जो कलर का एक छोटा सा डब्बा होता है उसे हम रेड पिगमेंट बोलते हैं। मतलब कि आपके पास है ना एक व्हाइट बेस होता है, बकेट में आपका पूरा जो पूरा बकेट रहता है उससे पूरा व्हाइट बेस रहता है, ठीक है, बेस रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो एक हमारे पास रेड कलर का, आपको जो भी कलर करना होता है उस कलर का आपके पास पिगमेंट रहता है। आपके पास रेड रहेगा, ब्लू, आपको जो कलर आपको करना है वॉल पे वो कलर का पिगमेंट रहेगा। यहाँ पे कौन सा कलर का पिगमेंट है, तो रेड कलर का पिगमेंट है। तो उसमें से हम थोड़ा पार्ट जो है वो बेस के अंदर मिलाते हैं, और फिर आप पेंटर को देखोगे तो पेंटर क्या करेगा, वो बकेट को पूरा अच्छे से मिक्स करेगा कलर उसमें, और फिर वो पेंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वैसे ही अब इसमें क्या है कि जो रेड पिगमेंट का जो एक पार्ट है वो कितने पार्ट ऑफ बेस में मिक्स कर रहे हैं, तो 8 पार्ट ऑफ बेस में मिक्स कर रहे हैं। इफ द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। अब यहाँ पे हमको एक टेबल दिया है, तो इस टेबल में हमें ये बोला है कि जो एक रेड पिगमेंट का पार्ट है उसमें कितना पार्ट ऑफ बेस मिक्स हो रहा है, 8, ठीक है। तो 4 में कितना होगा, 7 में कितना होगा, 12 में कितना होगा, 20 में कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, आपको समझ में आया। अब देखो, जब 1 में 8 हो रहा है तो 4 में तो ज्यादा होगा, 7 में भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यानी कि 4 में जो होगा वो 8 से ज्यादा होगा, 7 में जो होगा बेस वो इससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है और ये भी हमारा क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें पता है कि जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यानी कि 1/8 का और 4 यहाँ पे आप जो भी आप लो, ठीक है, तो इन दोनों का आंसर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। खाली इन दोनों का नहीं रहेगा, सबका आंसर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, राइट, तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये सबका फाइंड करेंगे पार्ट ऑफ बेस। ओके, अभी कैसे फाइंड करोगे, देखो सॉल्यूशन में देखो, अब ऊपर वाले को हम x ले लेते हैं, हमको पता है x/y क्या होता है, x/y इक्वल्स टू k, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्योंकि ये जो है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, राइट। तो अब इसको हम y1 ले लेते हैं, इसको हम y1 ले लेते हैं, इसको हम y2 ले लेते हैं, इसको हम y3 ले लेते हैं, इसको हम y4 ले लेते हैं, राइट। तो देखो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो लेट क्या लेट किया आपने, पार्ट ऑफ बेस कितना लिया, y1। तो लेट द पार्ट ऑफ बेस बी, क्या एज्यूम किया हमने, y1 एज्यूम किया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y1, ठीक है। तो हमारा पार्ट ऑफ बेस y1 है, जब हमारा रेड पिगमेंट का पार्ट कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारा पार्ट ऑफ बेस y1 है कब,
जब हमारा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 4 होगा तो हमारा पार्ट ऑफ बेस Y 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, व्हेन द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट इज 4। ओके, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे 1/8 है, 1/8 है, किसके बराबर होगा, तो ये देखो अब ऊपर में क्या है 1, हमने 1/8 लिखा है, राइट, 1/8 लिखा है, तो 1 ऊपर में, तो ये वाला, इसके ये वाला ऊपर होना चाहिए, ये वाला नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप लिख रहे हो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1/8 लिख दिया फिर यहाँ पे आपने y 1/4 लिख दिया, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये ऊपर में है तो यहाँ पे इसका ऊपर में ये नंबर है ना, तो ये दोनों ऊपर में होगा, ये दोनों नीचे में होगा। ओके, ऐसे 1/8 इक्वल्स टू 4/y1। अब ये आपका डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y1 ही होगा। 1 को अगर आप y1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y1 ही होगा, और ये 8 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 4 से कितना हो जाएगा 32। तो आ गया हमारा आंसर। तो यानी कि जो हमारा y1 है वो कितना है 32 है। ओके, समझ में आया। ऐसे हमें बाकी तीन भी फाइंड करना है, राइट। तो हम निकालेंगे इसका, फिर आप वापस एज्यूम करोगे, लेट यहाँ पे फर्स्ट कर लेना, करोगे तो फर्स्ट, यहाँ पे हम सेकेंड कर लेते हैं, लेट, यही लिखोगे, लेट द पार्ट ऑफ बेस बी, द पार्ट ऑफ बेस बी। अब हमने क्या लिया, इसको y2 ले लिया, इस वाले को क्या लिया हमने y2 लिया। ठीक है, कब, जब when the parts of red pigment is कितना है 12 है, नहीं 7 है। ओके, is 7। ठीक है, तो हमने पार्ट ऑफ बेस कितना लिया y2 लिया, कब, जब हमारा रेड पिगमेंट का पार्ट कितना होगा 7 होगा। तो जैसे हमें करना है 1/8 ले लोगे, राइट, तो 1/8 इक्वल्स टू 7/y2। तो y2 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y2, और 8 7 जा मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसको आप कुछ टाइप से बॉक्स में भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला। तो हमारा ये कितना y2 कितना आया 56 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं अब इसको रब करूंगी। पॉज करके नोट डाउन कर लो तो भी चलेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देती हूँ थर्ड। तो यही रहेगा, बस यहाँ पे हम क्या ले लेंगे y3 ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ओके, और इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा y3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो y3 ही रहेगा, इक्वल्स टू, अब 8 वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 96। तो यहाँ पे हमारा y3 कितना आ गया 96। ओके, अब हम फोर्थ करेंगे, तो सेम यही रहेगा, खाली यहाँ पे आप क्या लिख दोगे y4। अभी हमें क्या फाइंड करना है, y4 फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, तो 20 रहेगा। अब इसको भी सेम ऐसे करो, यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा y3 आ जाएगा, तो यहाँ पे y3 जाएगा 1 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y3 आ जाएगा, और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 2 जा 16, यानी कि 160 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, पहले जो हमने फर्स्ट 2 किया था वो करोगे, फर्स्ट सेकंड, और फिर थर्ड फोर्थ करोगे। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 milliliter of base, how much red pigment should we mix it with 1800 milliliter of base? अब देखो, अब इसमें हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेड पिगमेंट बेस वाला क्वेश्चन दिया था, इसमें भी रेड पिगमेंट बेस वाला ही क्वेश्चन है। बस हमें क्या बोला है कि अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट में, मतलब रेड पिगमेंट के एक पार्ट में अगर हम 75 मिलीलीटर बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो 1800 मिलीलीटर बेस में हम कितना पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिक्स करेंगे। ठीक है, सिंपल समझो कि अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का है, इसमें हम 75 मिलीलीटर मिक्स कर रहे हैं, राइट, तो 1800 मिलीलीटर में आप कितना मिक्स करोगे ये हमसे पूछा है। तो अगर आपको इसका आंसर जानना है ना, तो इसका एकदम सिंपल ट्रिक है,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1800 को मल्टीप्लाई कर देने का 1 से और डिवाइड कर देने का 75 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर एमसीक्यू में तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन हमको तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, राइट। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप टेबल बनाना है। क्या बनाने का, टेबल। आपके ऊपर एक टेबल आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, वर्टिकली भी बना सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। चलो हम इसमें वर्टिकली टेबल बना लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, तो ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो ऐसे आप टेबल बना लो। तो यहाँ पे आप लिख दो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। यहाँ पे आप लिख दो पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस इन मिलीलीटर। ठीक है, तो देखो एक रेड पिगमेंट का, एक रेड पिगमेंट में कितना मिलीलीटर बेस हम मिक्स करेंगे, 75। तो 1800 मिलीलीटर में हम कितना मिक्स करेंगे ये हमको बोला है, राइट। तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, देखो x1 ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसको हम a ले लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, इसको हम a ले लेते हैं, इसको हम a एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो लेट सॉल्यूशन को लिख रही हूँ, लेट द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बी a, let the part of red pigment be a when, जब पार्ट ऑफ बेस कितना होगा 1800, तो when the part of base is 1800। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सिंपल, आपको सॉल्व करना है। हमको पता है कि अगर एक का 75 है तो 1800 में ज्यादा ही रेड पिगमेंट होगा, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अगर आप निकालते हो तो उसका जो आंसर आता है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो 1/75 है वो a/1800 के बराबर होगा। ओके, एंड जो 1/75 है वो किसके बराबर होगा, तो a/1800 के बराबर होगा। अब ये जो 1800 है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1800 आ जाएगा डिवाइड बाई 75 इक्वल्स टू a, अरे यहाँ पे 75 है ना, 75। अब ये दोनों ही हमारा शायद 25 के टेबल में आएगा। तो पहले हम 180 को डिवाइड करते हैं 25 से, 180 है, 1800 ले लो 25, तो 25 से 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 7 जा 175 आ जाएगा, माइनस कर दो 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 0 नीचे, 25 2 जा 50। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 25 3 जा 75, ये हो जाएगा हमारा 25 72 जा 72/3 आ जाएगा इक्वल्स टू 8। अभी 72 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 72 है 3 है, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 2 नीचे, 3 4 जा 12, यानी कितना आया 24। तो 24 इक्वल्स टू a, यानी कि ये हमारा कितना आया 24। तो जब हमारा पार्ट ऑफ बेस 1800 मिलीलीटर है तो इसमें हम कितना रेड पिगमेंट मिक्स करेंगे, तो 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हम मिक्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो देयरफॉर में, तो हम देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। हाउ मच के बदले क्या लिखोगे, 24 parts of red pigment we should mix with 1800 milliliter of base। बस आ गया, लिख दिया हमने therefore, तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको समझ में आया, तो इस वीडियो में हम ये 3 ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।